हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के होने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें टोटल जो पास्ट में पेपर हुए थे वो टोटल 99 शिफ्ट हुए थे। ये है सेट नंबर 1। टोटल हम सेट करने वाले हैं 99। एग्जाम से पहले इस सेट को जितने भी सेट में कराऊंगा, यानी सारे के सारे सेट्स कराऊंगा, ये 99 सेट्स, इसको एग्जाम से पहले कंप्लीट करके जाना है। अगर एग्जाम से पहले कंप्लीट करके जाओगे तो आपको, अगर मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उस टाइम पे आपको 25 क्वेश्चंस मैथ में आप इजीली 25 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उससे रिलेटेड फॉर्मूला बताता हूँ, ताकि नया भी क्वेश्चन फॉर्म हो तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सको। दूसरी बात, ये तो पहला प्रायोरिटी हो गया। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पहले क्वेश्चन को, पहले जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा खुद से ट्राई कीजिएगा, यानी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि एक तो आपको अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करने का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो उससे यह पता चलेगा कि आपके सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस है। क्या आप इस तरह से सोच पा रहे थे कि नहीं। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाऊंगा, हर एक एक्सपेक्ट, हर एक वेराइटी के पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारा चीज मैं आपको इसमें देने वाला हूं। तो ये है हमारा सेट नंबर 1। एग्जाम से पहले इस सेट को सारे को कंप्लीट करके जाना है आपको। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग पर डे सेट को भी बढ़ा देंगे। अभी थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में एक एक सेट पर डे करेंगे। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं आपको सेट्स की स्पीड बढ़ाते चला जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि एग्जाम से पहले आपका 99 सेट्स कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात, अगर जैसे ही आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का आंसर किया जाएगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम चल रहा है, 9 सितंबर तक तो एग्जाम होगा, इसका आंसर किया आएगा तो इसका भी जो 57 सेट्स है ना, 57 शिफ्ट में पेपर होगा, उसको भी मैं सबसे पहले आपको सोल्व कराऊंगा अपने ही चैनल पे। तो बने रहिएगा। आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो लोग रेलवे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को करने का तरीका पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। मैं, क्योंकि ये क्लास 1 है यानी सेट नंबर 1 है, इसीलिए मैं इतना इंफॉर्मेशन दिया हूं। हर वीडियो में मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम किसी के लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ना ही अपना ना ही आपका मैं करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को खुद से पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन पे आइएगा। देखिए क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये नंबर दे रखा है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट चाहिए। सबसे पहले बताओ एलसीएम कैसे निकालते हो। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या बताऊंगा। सबसे पहले बताओ, सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 28, तो 28 पकड़ लेना एलसीएम में। अब फिर आ जाओ, इसकी बारी तो खत्म हो गई, अब आ जाओ 4। क्या ये 4 ऑलरेडी 28 में है, हाँ, 4 इंटू 7 4 है, तो हम इसको नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब 20 की बारी आती है, तो 20 में 4 इंटू 5, 4 ऑलरेडी इसमें है, 4 इसमें भी है, हटा दो, 5 इसमें नहीं। देखो 20 को लिख सकता हूं 4 इंटू 5 ना, तो 4 तो ऑलरेडी इसमें है, 5 नहीं है, तो एलसीएम में 5 होगा। यानी कितना हो जाएगा एलसीएम, 100 प्लस 40 यानी 140। यहां तक हो गया। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 4 4 4, क्योंकि इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 5, इसको 4 इंटू 7, सभी में हाईएस्ट कॉमन क्या है 4। तो एचसीएफ कितना आ गया 4। हमें दोनों चीजें मिल गई ना, मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं, देखो ध्यान से, एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट चाहिए, यानी 140 इंटू 4 यानी कितना हो गया 560, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 560 कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये तो हर कोई कर लेगा, ये क्वेश्चन बेसिक सा था, हर कोई कर लेगा, लेकिन यहां पे और चीजें मैं समझाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। क्या, पहली बात, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में एक फॉर्मूला याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला काम आएगा आपको इन फ्यूचर, कभी भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, हमेशा याद रखना एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से हमेशा ऑलवेज डिवाइड होता है।
जैसे देखो ध्यान से, यहां पे एलसीएम है, एचसीएफ से हमेशा डिवाइड हो रहा है भाई, 140 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी। तो ये हमेशा दूसरा पॉइंट कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना जरूरी है, राइट। तो ये दोनों चीजें मैंने डिस्कस कर दिया ताकि इन फ्यूचर अगर आए क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो हम डिस्कस भी कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया बताना है। यानी एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो सतही क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। सबसे पहले बताओ, पहले क्यूब के बारे में सारा चीज डिस्कस कर देता हूं, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ये तो है क्वेश्चन परसेंटेज का, लेकिन हम क्यूब के बारे में डिस्कस मैं कर देता हूं। चलो, क्यूब यानी हिंदी में बोलते हैं जिसको घन। क्यूब की बात करूं, देखो ध्यान से, क्यूब की बात करूं तो सबसे पहले क्यूब में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। क्यूब का अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यूब में, क्यूब की बात करूं लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, तो वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, राइट। क्यूब का पेरीमीटर क्या होता है 12 इंटू साइड यानी भुजा। अब देखो ध्यान से समझना बात को, क्यूब कैसा होता है वो भी डायग्राम भी बना देता हूं। ये क्यूब है, इसकी प्रत्येक साइड क्या होती है सेम, यानी ए मान लिया साइड, तो ये क्यूब के बारे में इतना सारा नॉलेज आपको जानना जरूरी है, बाकी और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो हम एग्जाम अप्रोच से करेंगे, बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। ये क्यूब के बारे में जानना जरूरी था आपको। अब आते हैं, हाँ एक चीज क्यूब का डायगोनल भी बता देता हूं। क्यूब का डायगोनल जो होता है अंडर रूट 3a, रूट 3 इंटू साइड, ये भी जानना जरूरी है, राइट। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले पूछो क्या कहा गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। यानी जो सरफेस एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया, यानी सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड के स्क्वायर। और आपको ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर ए परसेंट और बी परसेंट का इंक्रीज गिवन हो तो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो परसेंटेज सक्सेसिव परसेंट क्या होता है वो मैं बता देता हूं। सक्सेसिव परसेंट ये जो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट होता है। ये पहली क्लास है इसीलिए मैं हर एक चीज बता रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें हम लिखने वाले नहीं है, राइट। जैसे देखो ध्यान से, यानी सिंपल सा मैं लिख सकता हूं सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहेगा, साइड के स्क्वायर, यानी साइड को लिख सकता हूं a इंटू ए, यानी इसमें इंक्रीमेंट इसके इंक्रीमेंट उसमें इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो देखो ध्यान से 50% परसेंटेज एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो देखो ध्यान से फॉर्मूला ये लगा दोगे, क्या लिखोगे 50 इंक्रीज हो रहा है प्लस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, 50 100, ये कितना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस 25 यानी कितना हो गया 125, किस में आएगा इन परसेंट, यानी सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा तो 125%। ये रहा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो हम कर लिए, एक रेशियो मेथड सिखाता हूं, देखो ध्यान से, ये तो परसेंटेज फॉर्मूला मेथड हो गया, सक्सेसिव का फॉर्मूला। आ जाओ अब आते हैं हम लोग एक रेशियो मेथड से सिखाता हूं इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे रेशियो मेथड बता देता हूं। रेशियो मेथड, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ा होगा, इतनी तो नॉलेज होगी। देखो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, साइड के स्क्वायर पे। 50% होता कितना है, 50% होता है 1/2, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 2 से बढ़कर के कितना हो गया 3, और ऐसा कितनी बार, पावर 2 है तो स्क्वायर कर लो, राइट। यानी कितना हो गया 4 से कितना हो गया 9, यानी एरिया कितनी इंक्रीज हुआ 5 का इंक्रीमेंट हुआ, किस से 4 से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार में 25 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 125%। तो इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आई होप ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ हम क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। ये पता होना जरूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन क्यों है उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं सॉल्यूशन कराऊंगा बहुत आसान लगेगा। पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, A:B, प्रपोर्शन का ये सिंबल ऐसे रहे C:D, तो क्या हम कर लिख सकते हैं, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है, यानी AD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC। ये पहला लिखने का तरीका। दूसरा, ये पहला बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई इक्वेट कर देते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट वे समझो। A:B का मतलब क्या होता है, A/B। ये प्रपोर्शन, ये जो सिंबल है ना, देखो ध्यान से, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है इक्वल टू, और ये क्या C:D यानी C/D। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अरे ये क्या हो रहा है, रुक जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अगर प्रपोर्शन का ये सिंबल है यानी बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई इक्वल होगा, ये दूसरा इसका मतलब ये होता है। अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर ये पता है ना, ये वाला ये है तो ये लिख सकते हैं, राइट, ये है तो ये लिख सकते हैं, फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले x और y इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। z जो है ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन है z जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, देखो इतना इज टू, ये प्रपोर्शन का सिंबल है, और इतना, तो बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई इक्वेट होगा। हाँ जी, तो बाहर का मल्टीप्लाई x प्लस जेड के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू अंदर का मल्टीप्लाई y प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। यहां तक हो गया। हमें चाहिए क्या, पहले देखो ध्यान से, फाइंड ए की वैल्यू चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सच डेट। एक और कंडीशन दे रखा है, ये वाला देखो कंडीशन दे रखा है, इसको भी मैं हाईलाइट करता हूं। अभी मैंने बताया था इसका कंडीशन का मतलब क्या होता है, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। हम इसका यूज बाद में कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले सोल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xz, और उसके साथ क्या लगेगा, मल्टीप्लाई y इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस 2xyz, ये रहा, इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। देखो ध्यान से, 2xyz से 2xyz कैंसिल हो गया। हाँ जी, अब देखो क्या मजेदार पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो क्या होगा, निगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो क्या होगा, एक्स जेड स्क्वायर तो पहले से था, माइनस जेड स्क्वायर वाई, ये रहा। अब देखो इन दोनों में मैं क्या कॉमन निकाल लूं, एक्स वाई कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहां पे जेड स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, जेड स्क्वायर। हाँ जी, ये आ गया। और आपको पता है एक्स वाई इक्वल टू, यहां से सेकेंड वाले से क्या आएगा, ए स्क्वायर, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये रहा। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर, यानी बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस जेड, बिकॉज ऑफ जेड भी 0 से बड़ा है और ए भी 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा, जेड होगा। ए इक्वल टू माइनस जेड नहीं हो सकता, क्यों माइनस जेड नहीं ले सकते, देखो ध्यान से, ए इक्वल टू माइनस जेड, ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, बिकॉज ऑफ ए भी पॉजिटिव है जेड भी पॉजिटिव है, तो दोनों निगेटिव आ गया, यानी ए इक्वल टू जेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, कौन सा आंसर मैच करेगा, ए इक्वल टू जेड। हमें ए की वैल्यू चाहिए थी, वो किसके बराबर है, जेड के बराबर है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहला ए सी डी गलत हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन को समझे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया। जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे जाएगा मैं इसको स्टार करके बनाऊंगा, ताकि आप रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल सके, राइट। और ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो प्रपोर्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया रखा है, विच ऑफ द नंबर बिलो इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई 33, यानी दी गई संख्याओं में कौन सा 33 से डिवाइड होगा। तो आपको पता है 33 का मतलब क्या है, 33 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी क्या 3 और 11, यानी जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो और जो नंबर 11 से भी डिवाइड हो, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा, वहीं 33 से डिवाइड होगा। अब सबसे पहले 3 की डिजिबिलिटी रूल जानते हो, सम ऑफ नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स यानी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, या जहां पे 3 का मल्टीपल आता है उसको हटा भी देते हैं। जैसे देखो ध्यान से 8 5 13 2 15 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 3 से डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 11 की डिजिबिलिटी रूल, अल्टरनेट का सम यानी देखो ध्यान से 0 + 2 यानी 2, और यहां पे बाकी जो बच गया 5 और 8 13 डिफरेंस 13 - 2 यानी 11, या तो डिफरेंस 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है, ऑड नंबर का पेयर बनाओ उसका सम, इवन नंबर का पेयर इवन प्लेस वाले ऑड प्लेस वाले का सम, इवन प्लेस वाले का सम, दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल, तो 11 से डिवाइड होता है। देखो ध्यान से ये 11 से डिवाइड हो ही रहा है, हाँ जी, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे चेक करने की जरूरत थी क्या, नहीं। तो ये अप्रोच आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर गिवन आर इतना इतना एंड इतना। मेजर ऑफ 4th एंगल बताना है, क्या होगा। देखो ध्यान से पहली बात, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे देखो ध्यान से आपको ये दो चीजें बता रहा हूं, एक त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में ऑल एंगल का सम यानी सारे कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। उसी तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी कोई भी चतुर्भुज हो, ये क्या है ट्रायंगल, और ये क्या है क्वाड्रिलेटरल। हिंदी मीनिंग बता देता हूं, चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है, इसमें ऑल एंगल का सम कितना होता है, ये जो होता है वो होता है 360 डिग्री। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दिया गया है, चौथा एंगल बताना है क्या होगा। तो सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए 360। पहले इन तीनों का सम बताओ कितना होगा, 110 और 55 कितना हो गया 165, 165 और 125, 165 में 5 जोड़ोगे तो 170, 170 और 120 290 हो गया। 3 एंगल का सम हो गया 290, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 एंगल होते हैं, और चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। ये तो आपको कंडीशन पता है। अगर 3 एंगल का सम 290 तो चौथा एंगल कितना होगा 70 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का सम कितना आएगा 360 डिग्री। तो हमारा चौथा एंगल कौन सा हो गया 70 डिग्री। आपका आंसर डायरेक्टली आ गया, एग्जाम में यही करोगे 70 डिग्री आ गया हमारा। बाकी ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम ये होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे वो क्या हो समलंब चतुर्भुज हो, यानी जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, चतुर्भुज को हम क्या समचतुर्भुज क्या बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, ऑल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो भाई ये क्वेश्चन दिया गया है ट्रीगो का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, तभी आप समझ पाओगे मेरे सॉल्यूशन का वेटेज, कि मैं सॉल्यूशन क्यों करा रहा हूं और आपको देखना क्यों चाहिए वीडियो। पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। आपके स्क्रीन पे पॉज कर लेना वीडियो को, पहले खुद से सोल्व कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना। देखिए ध्यान से, cot a plus cos a इक्वल टू m दे रखा है, cot a माइनस cos a इक्वल टू n दे रखा है। हमें देन ये रिलेशन बताना है, इसमें से कौन सा रिलेशन वैलिड होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग क्या करना शुरू कर देंगे, इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे। नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे। हम ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उस पर हम डील करेंगे, बस कंडीशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस कंडीशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 0 मत ले लेना, 0 डिग्री मत ले लेना। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि cot 0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। ए की वैल्यू 90 डिग्री ले सकते हो क्या, tan 90 अनडिफाइंड, cot 90 क्या होता है 0।
तो फिर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, cot 90 जीरो हो जाएगा तो भी। तो हम ऐसी वैल्यू ले लें जिससे हमारा काम हो जाए, यानी आप 30 डिग्री ले सकते हो, 45 डिग्री ले सकते हो, 60 डिग्री ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बस कोई भी ऐसी वैल्यू मत ले लेना जिससे कंडीशन ब्रेक हो। अब जैसे देखो ध्यान से, मैं a की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूं, तो देखो पहला वाला इक्वेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर m है, इस वाले में रख रहा हूं, तो cot 45 कितना होता है 1, cos 45 1/√2 इज इक्वल टू m। अब देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, √2, राइट, ये क्या हो जाएगा √2 + 1 इज इक्वल टू m। हमारे पास m ये आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं इसको। cot 45 1 माइनस माइनस है, cos 45 1/√2 इज इक्वल टू n। तो एलसीएम लोगे तो √2 हो गया, ये क्या हो गया √2 - 1 इज इक्वल टू n। ये हमारे पास रहा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, समझना बात को, हम दो चीजें निकालेंगे हर जगह। देखो m² - m² है और mn है, देखो mn हर जगह है और ये वाला हर जगह है, राइट। तो हम सिर्फ दो चीजें निकालेंगे, एक तो निकालेंगे m और इंटू n का प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, m और n का प्रोडक्ट लिख देता हूं, √2 + 1/2 इंटू √2 - 1/2, यही रहा, √2 होगा ना यहाँ पे √2। अब देखो ध्यान से, a + b a - b क्या होता है, a² - b² √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1, √2 इंटू √2 यानी मल्टीप्लाई होता है 2, यानी कितना हो गया 1/2। हमारे पास ये मिल गया, कितना मिल गया, mn मिल गया 1/2। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा कंडीशन क्या था कि m² - n² निकालना टारगेट है। m² इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2। एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना हो गया 2, √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब दो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत बार हम यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, a + b a - b, बीच में प्लस, तो ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a² + b², ये फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, यहां पे प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस, a + b a - b, बीच में माइनस हो, तब ये क्या होता है फॉर्मूला 4ab। ये दोनों फॉर्मूला आपको जरूरी है जानना, ये दोनों फॉर्मूला जरूरी है जानना। अगर जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, जैसे देखो ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर बीच में है माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4a कितना है √2, b कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया 2√2, यानी जो हमारा आया वो m² - n² की वैल्यू जो आई, देखो ध्यान से, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2√2। अब दोनों की वैल्यू मिल गई, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओगे, पहला ऑप्शन में दिखाओ, m² - n² का होल स्क्वायर, यानी 2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 हो गया, इक्वल टू 4 इंटू इधर mn कितना है 1/2, यानी क्या 8 2 के बराबर हो सकता है, नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो, ये देखो ध्यान से, इसी का है m - n का होल स्क्वायर, m² - n² का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 16 इंटू mn की वैल्यू होती है हाफ, यानी कितना हो गया 8, 8 इक्वल टू 8 सेटिस्फाइड हो गया। तो क्या हमें आगे चेक करने की जरूरत थी, नहीं, आसानी से ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, बाकी आप खुद से देखते कि आपने जो सॉल्यूशन किया और मेरे सॉल्यूशन में क्या फर्क है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे होना जरूरी है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट करते हैं। राजू एज आफ्टर 30 ईयर विल बी 2 टाइम्स ऑफ हिज एज 4 ईयर एगो, द प्रेजेंट एज ऑफ राजू क्या होगा। सबसे पहले राजू का प्रेजेंट एज, राजू का प्रेजेंट एज मान लेता हूं x है, 30 साल बाद, 30 साल बाद कितना होगा x + 30, विल बी इक्वल टू, यानी विल बी का मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
2 टाइम्स ऑफ हिज एज 4 ईयर एगो। अभी कितना है राजू का एज x, 4 साल पहले कितना होगा x माइनस 4। यही कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चन बना लो। देखो ध्यान से, x प्लस 30 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, ये इधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स, x हो गया 30 प्लस 8 यानी 38, हमारे पास मिल गया x की वैल्यू। और x कौन सा था, हमने राजू का परसेंटेज माने थे, वो हो गया कितना ये। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से डील कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम जिसकी स्लांट हाइट दे रखी है 28 और रेडियस दे रखा है 21, हमें बताना है। देखो सबसे पहले कोन के बारे में, क्योंकि ये पहली वीडियो है तो जब भी मैं कोन के बारे में एक बार बताऊंगा, आज बता दिया तो फिर बाकी जितने 99 पेपर में है कभी नहीं बताऊंगा, ये बात याद रख लेना। इसीलिए याद रख लो, मैं हर एक एस्पेक्ट इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। ये रहा हमारे पास कोन, कोन का देखो ध्यान से, ये होता है रेडियस, ये होती है हाइट कोन की, ये 90 डिग्री होता है, ये वाला जो होता है, ये वाला पोर्शन होता है स्लांट हाइट। कोन के बारे में, कोन यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं गोला, सॉरी कोन को बोलते हैं शंकु, स्फेयर मतलब गोला होता है, कोन मतलब होता है शंकु। सबसे पहले कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच। एक और रिलेशन होता है, देखो ध्यान से, ये रिलेशन इस बीच से निकाल रहा हूं, ये वाला पोर्शन रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन हम निकाल रहे हैं, ये वाला पोर्शन इसमें 90 डिग्री, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट और ये होता है स्लांट हाइट। इसमें रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो इतनी चीजें आपको जाननी जरूरी थी, किसके रिलेटेड, कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब फॉर्मूला, कोन से रिलेटेड फॉर्मूला इतना जानना जरूरी था। देखो ध्यान से, मैं हाईलाइट कर देता हूं, रुक जाओ, ये इतना जानना जरूरी था, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अब आते हैं, हमें कोन का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें स्लांट हाइट, स्लांट ये एल क्या होता है, एल होता है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होता है। तो आपको पता है, देखो ध्यान से, हमारे पास ये पता है, देखो ध्यान से क्या पता है, क्या पता है, रेडियस दे रखा है कितना है 21, हाइट निकालना है, स्लांट हाइट दे रखा है कितना 28। तो हाइट कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, अंदर रूट, हाइट निकालना है अंदर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 माइनस 21 का स्क्वायर 441, यानी अंदर रूट कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, राइट, 8 में से 4 गया 4 और ये 3, यानी ये कितना हो गया एक्चुअल में 343 कितना होता है 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 से एक बाहर 7 आएगा और एक रूट 7 ऐसे रह जाएगा, यानी हमें हाइट मिल गया कितना इतना। अब रख देते हैं यहाँ पे, यानी 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रखनी है क्या हमें 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 21, यानी 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितना है √7, सॉरी हाइट है 7√7 ना, 7√7। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, आंसर तक कैसे पहुंचोगे वो सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, ये 21 से 21 कैंसिल हो गया, क्या हम पूरा सोल्व करेंगे, नहीं। देखो पहली बात, ये रूट तो रह ही जाएगा, यानी रूट वाला आंसर होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन हट गए। रूट वाले के बाद देखो ध्यान से, ये 4√7 है, ये 7√7 है, यूनिट डिजिट या तो यहां 4 होगा या तो यहां पे 7 होगा, क्योंकि √7 तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा चेक कर लेता हूं। देखो 2 1 2, 2 7 14, यानी यूनिट डिजिट 4, यानी 4√7 आना चाहिए, 4√7 इसी में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कैसे सोल्व करते हैं ये पता चला, कैसे डील किया जाता है क्वेश्चन को, आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, तो देखो ध्यान से, इजीली कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर 120 डिग्री एंड इट्स रिमेनिंग 3 एंगल आर इक्वल इन मेजर टू वन अनदर। भाई देखो क्या कहा गया है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेता हूं कोई एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है, एक एंगल, पहला एंगल मान लेता हूं 120 डिग्री दिया गया है,
बाकी जो बच गए 3 एंगल कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, तीनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। हाँ जी, इक्वल, एक्स 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 मान लिया, अगर एक एक्स है तो तीनों इक्वल है, तो ये आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग 3, देखो ध्यान से, ईच ऑफ दिस रिमेनिंग 3 एंगल बताना है, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है। आपको बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज है, सभी एंगल का सम 180 होता है, तो सभी को ऐड करो, 120 प्लस एक्स एक्स एक्स, तीनों को ऐड करोगे 3x, तीनों का सम कितना, चारों का सम एंगल का कितना हो जाए 360, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, यानी कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। हमें यही तो x प्रत्येक एंगल जो रिमेनिंग बचा हुआ पूछा गया था, यानी 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से इजिली। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले देखो ध्यान से। 0 पॉइंट ए पे, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, 0 पॉइंट ऐसे रहे ए पे बार, तो इसका मतलब क्या है, 0 पॉइंट ए पे बार है यानी ए लिखोगे, एक डिजिट पे बार है उतना 9। अब जैसे देखो ध्यान से 0 पॉइंट ए बी पे बार आ जाए, इन दोनों पे बार आ जाए, तो इसको क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे ए बी, और जितने डिजिट पे बार है, कितने डिजिट पे बार है 1 और 2, तो उतना ही 9। जैसे देखो ध्यान से 0 पॉइंट ए बी सी 3 डिजिट पे बार आ जाए, तो जितना नंबर है उतना, जितना नंबर है ए बी सी वो लिखोगे अपॉन जितने डिजिट पे बार है उतना 9 लिख दोगे। ये तो पहला कॉन्सेप्ट रहा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट रहा। समझा दे रहा हूं, बार वाले प्रॉब्लम को सोल्व करना, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम ना हो। हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है बार वाले प्रॉब्लम से। देखो ध्यान से, अब आते हैं जो मेन ट्विस्ट है। देखो ध्यान से 0 पॉइंट, देखो ध्यान से 0 पॉइंट ए केवल बी पे बार हो, ऐसे हो, तब क्या करोगे, तो पहले ये पूरा नंबर लिखोगे ए बी, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करोगे, किस पे बार नहीं है, ए पे बार नहीं है उसको माइनस कर दोगे, जितने डिजिट पे बार है उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं था, एक डिजिट पे बार नहीं था उतना 0। ये समझ में आया। अब जैसे देखो ध्यान से 0 पॉइंट ए बी सी है ना, मान लेता हूं ए बी सी है, अब इस पे बार लगा देता हूं, बी सी और सी पे बार लगा दिया, राइट। मैं इस तरह से लिख देता हूं ए बी और सी, सिर्फ बी और सी पे बार है, तो अब मैंने क्या बोला था, पहले नंबर लिख लो ए बी सी, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करो, जिस किस पे बार नहीं, इतना, जितने डिजिट पे बार है उतना 9, 2 डिजिट पे बार है, जितने डिजिट पे बार नहीं है, एक ए पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है उतना 0। तो ये रहा दूसरा कॉन्सेप्ट, ये लिखने का तरीका है भाई। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था ग्रुप डी में, क्या कहा गया था, 0.335 पे बार, सिर्फ किस पे बार लगा हुआ है, इन दोनों पे बार लगा हुआ है, राइट। तो देखो ध्यान से, हिंदी में भी चेक कर लेना, यहां पे लिखा हुआ है ना, देखो ध्यान से। अब बताओ, लिखा जो हुआ है हमारे पास 0.335 किस पे बार लगा हुआ है, इन दोनों पे बार लगा हुआ है। इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने बताया था, पहले पूरा नंबर लिखो 335, उसमें से वो नंबर माइनस करो जिसपे बार नहीं है, बार नहीं किस पे नहीं है, इस वाले पे बार नहीं है, यानी -3, जितने डिजिट पे बार है उतना 9, 2 डिजिट पे बार है उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं है, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार नहीं है उतना 0 लिख दो। यही जो था ये वाला ही तो कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, करोगे तो 335 माइनस 3 यानी 332 अपॉन 990, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 332 अपॉन 990। अगर कैंसिल अगर करके दिया रहेगा आंसर में तो कैंसिल भी कर सकते हो, यहां पे डायरेक्टली दे दिया गया था तो हम डायरेक्टली करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। देखो मैं अगेन बोलूंगा, ये फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं सारा, अब जैसे बार वाला प्रॉब्लम कभी आएगा दोबारा, फिर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि यहां पे वो सारी चीजें सिखाते जाऊंगा जो चीज पूछी गई है। और बिलीव मी 99 पेपर करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका लेवल यहां है तो आपका लेवल उठ के यहां पे आ जाएगा। आप के मार्क्स अगर मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे हैं तो इजीली आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना, मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, ये बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है मैं बात क्या बोला हूं, 90% स्टूडेंट्स को इसका तो पहले फॉर्मूला ही नहीं पता होगा।
फॉर्मूला ही नहीं पता होगा 90% स्टूडेंट्स को, डेट इज माई गारंटी। 90% स्टूडेंट्स को गारंटी है कि फॉर्मूला नहीं पता होगा, फिर भी मैं बता देने जा रहा हूं दोनों फॉर्मूला। देखो ध्यान से, पहली बात, एक होता है सिलेंडर, देखो ध्यान से मैं बताने जा रहा हूं, ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर हिंदी में जिसको बोलते हैं बेलन, इसके बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूं। ये होती है रेडियस, देखो ध्यान से, सिलेंडर की बात करूं तो ये होता है रेडियस, और ये होता है यहां से लेके यहां तक, ये होता है हाइट। तो बेलन की बात करूं, सिलेंडर की बात करूं, तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला वॉल्यूम का, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच होता है। देखो हिंदी बोल भी रहा हूं, वो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप लिख सकते हो, और जिसको लिखना है हिंदी में। आगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, तो ये होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है। ये आपको बेलन के बारे में पता होना जरूरी है, इतना बेलन के बारे में ये रहा। लेकिन यहां पे बेलन नहीं पूछा गया है, यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देखना दूसरा कलर दिखा रहा हूं। ये होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब खोखला, मैं हिंदी में लिख दे, सॉरी इंग्लिश हिंदी लिख दे रहा हूं। हॉलो सिलेंडर हिंदी में जिसको हम बोलेंगे खोखला बेलन, खोखला बेलन। तो देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे आने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसके दो रेडियस होती हैं, एक इनर रेडियस, ये वाली अंदर वाली रेडियस आर होती है, बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर। ये जो होता है हाइट, ये हाइट होता है। यहां पे भी फॉर्मूला कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान से। पहला बात, वॉल्यूम क्या होगा, तो कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर नहीं बल्कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होगा, ये पता चल गया वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना होगा, जैसे देखो यहां पे 2 पाई आर एच है ना, आर के जगह पे देखो ध्यान से 2 पाई आर के जगह पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच होगा, ये रहा। तीसरा सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो देखो ध्यान से, जितना ये कर्व सरफेस एरिया है उतना होता है 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, तो होता ही होता है। उसके साथ साथ प्लस, उसके साथ साथ 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, जैसे अगर मैं पेड कोर्स वगैरह में थ्योरी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे आता है। लेकिन यहां पे आपको तीनों फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो होता है सिलेंडर यानी बेलन, ये क्या होता है हॉलो सिलेंडर, दोनों का चीज पता है। क्या ये आपको पता था फॉर्मूला? 90% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी हाइट h दे रखी है, इनर एंड आउटर रेडियस, अंदर वाली रेडियस r है, बाहर वाली रेडियस कैपिटल R है। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का रेशियो चाहिए, यानी इसका और इसका रेशियो चाहिए। फिर से लिख दूं, देखो ध्यान से, यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, ये पूछ दिया है भाई। देखो फॉर्मूला 90% लोगों तो ये फॉर्मूला ही नहीं पता है, फिर भी आज के बाद अब फॉर्मूला, आज के बाद ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये तो फॉर्मूला हर कोई जानता था, ये फॉर्मूला 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते थे हॉलो सिलेंडर का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई, इतना तो होगा ही होगा, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, इसके साथ साथ प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये रहा। और एक चीज आप तो जानते हो ना, क्या जानते हो, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, आप जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो। तो देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, इसी को लिखने जा रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक बार आर प्लस आर, एक बार आर माइनस आर, इसको हट जाएगा यहां से। अब देखो ध्यान से,
देखो ध्यान से, 2 पाई एच और आर माइनस आर, 2 पाई, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से मैं क्या बोलने की चाह रहा हूं, 2 पाई आर माइनस आर, 2 पाई, देखो ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 पाई कैपिटल आर माइनस आर इंटू एच, यहां से दोनों में, इन दोनों में देखो ध्यान से, समझाने की बात कर रहा हूं, 2 पाई इतना आर माइनस आर, 2 पाई आर माइनस आर कॉमन कर लूं, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा एच, देखो ध्यान से इस वाले पोर्शन में क्या बच गया एच, प्लस यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया ये आर प्लस कैपिटल आर, देखो 2 2 पाई आर माइनस आर से 2 पाई आर माइनस आर कैंसिल, यहां पे बचा एच और यहां पे क्या बचा एच प्लस आर, यही आपका आंसर हो जाएगा। रुक जाओ, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ ना हमसे, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। रुक जाओ, टोटल सरफेस एरिया एच यहां पे हुआ, आगे यहां पे रुक जाओ, यहां पे एच प्लस 2 पाई, एक मिनट, ठीक तो है हमारा, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, यहां पे एच आ गया, यहां पे 2 पाई आर माइनस एच, यानी यहां पे एच हुआ, उसके साथ साथ यहां पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर माइनस आर माइनस आर कॉमन, तो यहां पे इतना आ गया, हमारा कौन सा आंसर आ रहा है इसमें, इसमें रुक जाओ, इसमें जो हमारा आंसर आएगा, देखो पहली बात हमारे पास ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये वाला आंसर होगा, लेकिन एक बार ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लेता हूं, क्वेश्चन कहां पे मिलेगा मेरे को, एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर लेता हूं कि ऑप्शन में वहां पे वही है ना, क्योंकि एक मिनट रुक जाइएगा, मैं वेरीफाई कर लेता हूं, पीडीएफ खोज रहा हूं, एक्चुअल में टाइप करने में तो नहीं मिस्टेक हुआ है, कैसे खोलूं, चलिए रुक जाइएगा, खोल लेने दीजिएगा, पीडीएफ खोजना पड़ेगा मेरे को, इतना जल्दी मिलेगा तो नहीं, फिर भी मैं देख रहा हूँ, ढूंढ ले रहा हूँ कहाँ पे मेरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ना, रुक जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन तो सही है, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं तो या तो फॉर्मूला मिस्टेक लिखे हैं हम लोग, अरे देखो ध्यान से, यहां पे मिस्टेक है ना, देखो ये तो ठीक है, देखो ध्यान से, ये r प्लस आर होता है यार, ये फॉर्मूला मिस्टेक हो जाएगा फिर तो, यहाँ पे प्लस होगा, रुक जाओ, ये प्लस होता है, रुको 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 रुको, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, राइट, अब ठीक है, ये प्लस होता है तो प्लस कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाला कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, रुको, यहाँ पे माइनस होगा ना, ये माइनस प्लस वाला कॉमन निकाल लेना, देखो प्लस वाला कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, देखो ये फॉर्मूला मैंने अभी ध्यान दिया हूं, ये गड़बड़ है, मैंने पहले सोचा कि ऑप्शन गड़बड़ है, फिर मैंने देखा कि कैलकुलेशन तो सही चल रहा है, फिर मैंने अभी देखा ये प्लस होता है, ध्यान देखना ये प्लस होता है, क्योंकि मैंने ये देखा था ना, आर प्लस एच होता है ना, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, राइट, यहाँ पे तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, राइट, तो अब देखो ध्यान से, ये ठीक है, ये वॉल्यूम तो इतना ही होता है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 पाई आर प्लस आर कॉमन निकाला तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एच, और यहाँ पे 2 प्लस आर, यहाँ पे 2 पाई आर प्लस आर निकाला तो बचेगा सिर्फ ये वाला आर माइनस आर, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो एच प्लस ये आएगा, वैसे भी मैंने यहां तक सोच लिया था, कैसे, देखो ध्यान से, कि भाई एच तो यह पहले होगा, यहां पे एच है, बाकी किसी में तो एच पहले नहीं है, दूसरी बात ये दो निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि यहां पे तो बीच में पॉजिटिव है, तो बीच में तो पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मैंने बोला कि यही आंसर होगा। ये याद रख लेना, या प्लस होता है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास क्या दे रखा है, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो करेक्टली डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना दे रखा है, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है आपको। मैंने बता देता हूं फिर भी, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, देन नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट के ऊपर ही नेचर ऑफ रूट्स यानी डिपेंड करता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, राइट, अलग अलग होंगे। आगे डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्या होता है, रूट्स जो होता है रियल तो होता है लेकिन इक्वल होता है। मैं कई बार ये डिस्कस कर चुका हूं। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, या इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। दूसरी चीज, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मेरे को इसका फाइनली निकालना है रूट्स, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद रखना, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये होता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हम डी निकालते हैं, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनांट निकाल देते हैं। देखो पहले डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर, बी कितना है इतना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 माइनस 4 इंटू ए कितना है इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू सी कितना है यहाँ पे 3, यानी कितना हो गया 48 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 36। डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे, एज वेल एज क्या होंगे, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे, यानी अनइक्वल होंगे। तो रूट्स देखो इक्वल तो हो नहीं सकता रूट्स, पहला 2 गलत हो गए। अब अनइक्वल तो अनइक्वल होगा, लेकिन अब फंस गया कहां पे, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। पहले दोनों का मतलब बता देता हूं, देखो ध्यान से, रेशनल और इरेशनल बता देता हूं। रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले वो बता रहा हूं। इरेशनल नंबर क्या होता है वो बता देता हूं। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। अब देखो ध्यान से समझना बात को। सबसे पहले मैं दोनों चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। रेशनल नंबर, जिस भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वो कहलाएगा रेशनल नंबर, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल, जैसे देखो कहीं पे भी लिखा रहा है 2/3 p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, 4/3 p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, तो ये रेशनल हो गए। अब क्वेश्चन कहां पे फंसता है, रूट 16 क्या ये रेशनल है, हाँ, जिसका रूट से बाहर वैल्यू आ जाए, जैसे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिखा जा सकता है ना 4/1, तो ये रेशनल हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, रूट 36 बाहर, क्या ये रेशनल है, हाँ, क्योंकि रूट से बाहर इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, और 6 को लिख सकते हो 6/1, हाँ, तो रेशनल होगा। क्या मैं रेशनल का एग्जांपल और दे दूं, जैसे देखो 4, 6, 9, 9, 11, 13 समथिंग, ये सारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। हाँ जी, क्यों, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, 4 को 4/1 लिख सकते हो ना, रेशनल हो गया। अब जैसे देखो किसी ने बोल दिया 22/7, क्या ये रेशनल है, हाँ जी, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, रेशनल का एग्जाम्पल। अब इरेशनल का एग्जाम्पल बताओ, इरेशनल का एग्जाम्पल जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे देखो ध्यान से, रूट 5, क्या रूट 5 का वैल्यू निकल सकता है, नहीं, तो ये क्या होगा, इरेशनल। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो इरेशनल होगा। जैसे रूट 7, इसकी वैल्यू निकल सकती है एग्जैक्ट, नहीं, इरेशनल हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू निकल नहीं सकती, इरेशनल हो गया। एक और टर्म याद रख लेना, पाई पढ़े हो ना, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर।
यानी जिसका हम रूट निकाल देंगे वो तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे बोला रूट 37 रेशनल है कि इरेशनल, तो मैं बोलूंगा इरेशनल है। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए इरेशनल नंबर है। लेकिन रूट 36 ये क्या है, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है 6, तो ये क्या होगा, रेशनल। यानी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए वो क्या होगा, रेशनल, और जिसका नहीं निकाला जाए वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। आई होप इतना चीजें समझ में आ गई होंगी रेशनल और इरेशनल में। अब तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस करा दिया। अब आते हैं अपने यहाँ पे, तो पहले रेशनल होगा कि इरेशनल, उसके लिए एक्स की वैल्यू निकाल दूं, रूट्स ही निकाल देता हूं, रूट्स निकाल देता हूं इस क्वेश्चन में। वापस आते हैं, ये क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, एक्स निकाल देता हूं। एक्स निकालूंगा वो कैसे निकालोगे, माइनस बी यानी -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू देखो ध्यान से, डी की वैल्यू 36 है, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 36 यानी कितना हो जाएगा 6/2 इंटू ए, फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यानी क्या हो जाएगा दो से कैंसिल करोगे तो दो से कटोगे 3, यानी कितना हो जाएगा -2√3 प्लस -3, एक बार क्या होगा -2√3 प्लस 3, दूसरी बार क्या होगा -2√3 -3। अब देखो ध्यान से दोनों आ गए, क्या हमारे, रुको, ये -3, देखो दो रूट्स आ गए, दोनों रूट्स ये अलग अलग हैं, ये वाले एक रूट्स ये, दूसरा रूट्स ये, क्या ये रेशनल है, नहीं, क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है एग्जैक्ट, इसीलिए इरेशनल होगा। तो इरेशनल वाला आंसर होगा, क्योंकि √4 रहता तब तो हो जाता है रेशनल, √3 है यानी इरेशनल, यानी इरेशनल वाला आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त पूछा गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन ना हो, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, राइट। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, देखो ध्यान से, m की वैल्यू -9 दे रखा है, n की वैल्यू 13 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आपको पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। उसी तरह से आपको ये भी पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको देखते ही मेरे को पता चला ये 5 का स्क्वायर है यानी 5m का स्क्वायर, और ये क्या है 4 का स्क्वायर यानी 4n का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ही तो है। देख लो ध्यान से, ये सोल्व करके देखो, 5 का स्क्वायर 25m² प्लस 4 का स्क्वायर 16n², 2ab यानी 5 के 20 दूनी 40mn। हाँ जी, तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं लिखा, ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ था वो। अब बात करते हैं m की वैल्यू -9 और n की वैल्यू 13 रखो, देखो ध्यान से यहां पे रखने जा रहा हूं -9 13, m की वैल्यू -9 यानी माइनस का 35, 13 चौके प्लस का 52, इसका होल स्क्वायर, राइट, सॉरी 9 5 45 होगा ना, 9 5 45 होगा, यानी कितना हो गया पॉजिटिव में 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 49, 49 कौन सा आंसर हो गया, देख लो, बन गया क्वेश्चन आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया, स्क्रीन पे पहले पॉज करिए फिर बनाइए, देखिए ध्यान से। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर आवर फॉर 4 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग 10 आवर। देखो ध्यान से, सबसे पहले एवरेज स्पीड होता क्या है, आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये अगर पता है फिर ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो जा रहा है। कैसे, देखो ध्यान से, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले में डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए, पहले का डिस्टेंस 30, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम 30 × 60 डिस्टेंस पहला। दूसरे वाले केस में 45 और 4 घंटे में, तो डिस्टेंस 45 × 4, टोटल डिस्टेंस हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना 6 और 4 10 घंटा, 10 से डिवाइड, यानी कितना हो गया 180 प्लस 45 × 4 भी होता है 180 बाई 10, 0 0 कॉमन निकाल के 0 से कैंसिल, 18 + 18 यानी 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 चेक कर लो कौन सा आंसर है, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिया गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे डील करोगे। देखो ध्यान से, ए शॉपकीपर अलाउ 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल, स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ इतना %। आगे,
भाई 18% के डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना हो रहा है भाई, इतना परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इफ ही गेन इज इतना ऑन द सेल देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर प्रॉफिट उतना है तो मार्केट प्राइस कितना होगा, क्वेश्चन कर लोगे। देखो जब भी याद रखो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो तो सीपी और एमपी का रेशियो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो कैसे, देखो ध्यान से। 18% का डिस्काउंट तो बेचोगे कितने में, सॉरी 18% का डिस्काउंट तो 100 माइनस 18 यानी 72। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 23%, तो 100 प्लस 23 यानी 123, ये रहा, यहां तक आ गया। अब देखो ध्यान से, गेन हो रहा है इतना, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है इतना, यानी देखो ध्यान से प्रॉफिट कितना है परसेंटेज में 23%, उसकी वैल्यू गेन कितना यानी प्रॉफिट कितना है इतना। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस, क्या हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कॉस्ट प्राइस कितना होगा 23 वाटा 184 होता है, यानी कितना हो गया 8 पे 1000, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया हमारे पास सीपी। अब देखो ध्यान से कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 72, 72 यूनिट की वैल्यू कितना है 8000 के बराबर है, हाँ जी हमें कितना चाहिए 123 यूनिट मार्क प्राइस चाहिए, 123 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे, 23% गेन हो रहा है इतना, 100% निकाल दोगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। अब चलो देखो ध्यान से 8 से काटूंगा, देखो ध्यान से 8 से काटूंगा तो ये 9 बार में हो गया, राइट। 3 3 या 9, 3 से 3 चौके 12 इतना, ये तो कैंसिल होगा नहीं, यानी हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 8 बार में अटली के 24, 8 दूनी 16 दू 18, ठीक है। या मैं अदर चीज कर दूं, हाँ क्या, रुको रुको, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से निकालूंगा, ध्यान से समझना बात को, मैं क्या निकाल दूं मार्क प्राइस निकाल दूं, देखो ध्यान से, रुको ध्यान से देखो। अगर मैं ऐसे करना चाहूं तो सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा, फिर एमपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा, तो भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो, लेकिन लेंदी ही मेथड होगा वो भी। देखो ध्यान से, उससे बेटर है मैं ऐसा कर लेता हूं, देखो ध्यान से 23% की वैल्यू गेन, उसकी वैल्यू कितनी है 1840। आगे मैं ये निकाल दूं, मैं ये निकाल देता हूं, देखो ध्यान से मैं ये निकाल देता हूं, मार्क प्राइस ही निकालना है ना, मैं सेलिंग प्राइस निकाल दूं कितना होगा, हाँ जी कैसे सेलिंग प्राइस निकलेगा, 23% की वैल्यू इतनी है, प्रॉफिट हो रहा है 23%, तो सेलिंग प्राइस कितना, बेचने वाला प्राइस 123%, ये बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, हाँ जी। देखो कैसे, 23 से काटोगे 23 वाठा 184, यानी कितना हो गया 123 इंटू 80, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, डिस्काउंट किस पे देते हो, डिस्काउंट देते हो मार्क प्राइस पे। देखो ध्यान से मार्क प्राइस, देखो ध्यान से समझना बात को, मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस डिस्काउंट कितना दिया भाई 18%, तो बेचेगो कितने में 100 माइनस 18 यानी 72, कितना 100 माइनस 18 यानी 72, 72 होगा, नहीं नहीं 82 होगा ना, अरे यार यही 82 होगा ना, यही मिस्टेक हो रहा था, अदरवाइज उस तरह से भी हम डील कर लेंगे। देखो ध्यान से 82% होगा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 123 इंटू 80, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो वो बनेगा ये 100 माइनस 18 यानी 82 होगा, नॉट 72, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था उस तरह से। अब देखो ध्यान से 2 से काटने जा रहा हूं, 2 से काटूंगा तो 40, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 41, 41 से ये 3 बार में, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 पे 2 जीरो और 1 3 जीरो आ गया, मार्क प्राइस इतना आ गया। तो हमारा इस तरह से भी हम आंसर तक डील पहुंच गए। पहला मेथड ये रहा कि कितना आ गया 12000। दूसरा मेथड जो हम कर रहे थे उस तरह से ही करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से मेथड 2, जो इसको मैं बोलूंगा एग्जाम अप्रोच। जब भी आपसे डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो तब हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। 18% का डिस्काउंट 100 माइनस 18 यानी 82,
प्रॉफिट हो रहा है 23% का, 100 + 23 यानी 123, ये रहा। अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट कितना हो रहा है 23%, और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना दिया गया है इतना, यानी 23% की वैल्यू दे रखी है कितनी 1840। हाँ जी भाई, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, कॉस्ट प्राइस निकाल देता हूं 100% की वैल्यू 23 वाट था 184, यानी कितना हो जाएगा 8000 आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 8000। अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना है 82 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8000। हाँ जी, हमें चाहिए 123 यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन बना लोगे कैसे, देखो ध्यान से, 2 से काटोगे 4000, 2 से काटोगे 41, 41 से ये 3 बार में, यानी कितना हो गया 4 3 12, यानी क्या हो गया मार्क प्राइस कितना आ गया है 12000, क्योंकि मार्क प्राइस 123 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन डन हो गया ये भी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई कीजिए, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए कैसे ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया ध्यान से देखिए, 2 ट्रेन स्टार्ट द सेम टाइम, दोनों ट्रेन क्या हो रहे हैं खुल रहे हैं सेम टाइम, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी प्रोसीड टुवर्ड ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ इतना एंड इतना। भाई दो ट्रेन है, एक ट्रेन है दूसरे ट्रेन है, दोनों सेम टाइम पे खुल रहे हैं, टुवर्ड ईच अदर, एक ट्रेन इधर आ रही है दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, आगे बढ़ते हैं। When they meet, जब वे मिलते हैं, it is found that train B has traveled 200 किलोमीटर मोर देन ट्रेन A, यानी जो B जो है ट्रेन 200 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर पा रही है ट्रेन A से। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B बताना है। देखो सबसे पहले बताओ, मान लेता हूं, देखो ध्यान से, डिस्टेंस मान लेता हूं, टाइम लग रहा है टी टाइम में ये पता कर लूं, टी टाइम में ट्रेन ए कितना ट्रेवल की, टी टाइम में ट्रेन बी कितना ट्रेवल की। तो टी टाइम में ट्रेन ए कितना ट्रेवल करेगी, ट्रेन ए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, रुको, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो लेट हमने टी टाइम लिखा कि ट्रेन जो है टी टाइम में कितना दूरी तय कर लेगी, ये पता कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन हो जाएगा आसान। कैसे, देखो ध्यान से, स्पीड है 85, टाइम लग रहा है टी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 85 टी, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। दूसरे वाले ट्रेन, ये ट्रेन ए है, दूसरा ट्रेन बी है, ट्रेन बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड इनटू टाइम, टाइम उसी टाइम में, तो इतना। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो ट्रेन बी जो है, ये ट्रेन बी का डिस्टेंस जो है वो ट्रेन ए के डिस्टेंस से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई 200 किलोमीटर ज्यादा। अगर 200 किलोमीटर ये ज्यादा है, यानी इसमें 200 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। भाई नहीं, इतना समझ में नहीं आता तो देखो ऐसे कर सकते हो, ट्रेन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड इनटू टाइम, ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इनटू टाइम, और ट्रेन बी जो है ए से 200 किलोमीटर ज्यादा। जब भी दो क्वांटिटी में मोर और लेस का मतलब दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस बड़े में से छोटा, क्योंकि ट्रेन बी ज्यादा किलोमीटर कवर कर रही है ट्रेन ए से, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 200, ऐसे भी कर सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये कितना हो जाएगा 20 टी इज इक्वल टू 200, यानी टाइम कितना लगेगा 10, यानी टाइम लग गया 10 आवर। अब देखो ध्यान से, यानी दोनों एक दूसरे को जब ट्रेन मिलेंगी तो कितना टाइम लगेगा 10 आवर। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कितना, डिस्टेंस बिटवीन देम, ट्रेन ए इधर जा रही है, ट्रेन बी इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कहा जा रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगा। तो 85 प्लस, देखो ध्यान से, 85 प्लस 105 इंटू टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, यानी कितना हो जाएगा 190 इंटू 10, यानी कितना हो गया 1900 किलोमीटर आ जाएगा। यानी ट्रेन और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था 1900 किलोमीटर था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन किया ये भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, राइट, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अगर इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो एक रूल होता है, रूल क्या होता है, भी बॉड मास रूल। इसके अकॉर्डिंग कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। वी मतलब वैनकूलर, वैनकूलर मतलब बार इस तरह से सिंबल दिया जा रहा है तो पहले हम इसको डील करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब सबसे पहले देखो ध्यान, सबसे पहले हम
स्मॉल ब्रैकेट को डील करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। इस तरह से हम डील करते हैं और ये ऐसे डील करते हैं। पहले बार वाला प्रॉब्लम तो सबसे पहले बार, उसके बाद ब्रैकेट। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, एडिशन के बाद फाइनली लास्ट में सबट्रैक्शन। अगर ये भी बॉड मास रूल पता है, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बन जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, बार वाले प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। बार किस पे लगा हुआ है, देखो इस पे लगा हुआ है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 6 - 4 यानी 2। अब ब्रैकेट के अंदर 6 - 2 रहा। उसके बाद हम क्या जाएंगे, लार्ज ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, उसमें स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखो लार्ज ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ है, लार्ज ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ है, तो 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट यहां पे 4 माइनस, राइट, और यहां पे स्मॉल ब्रैकेट अंदर ये। तो अब 6 माइनस, देखो पहले इसको हमने सोल्व किया तो 6 - 4 यानी 2। अब 6 - 2 कितना हो जाएगा, ये होगा 4। हाँ जी, इसको हटाओ, 4 - 4 से कैंसिल। यहां पे सिर्फ क्या बचा 3, और यहां पे क्या बचा सिर्फ 40। तो 40 - 3 आ गया, 40 - 3 यानी कितना हो जाएगा 37। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी सोल्व कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस वाले रूल को फॉलो करके सोल्व करोगे, कभी भी गलत नहीं होता है, ये चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट भाई, हर बार अगर आपने ऑल 47 पेपर, मेरा आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का पेपर देखा होगा, मैंने वहां पे बताया था फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। और इसको शॉर्ट में इतना लंबा नहीं लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मोड को एम नॉट से डिनोट करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन को एम से, 2 टाइम्स ऑफ मीन को एक्स बार से। ये सिंबल डोनेट करने मतलब डिनोट करने का सिंबल है, राइट। अब देखो ध्यान से, हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन दे रखा है कितना 55, मीन दे रखा है इतना, मोड बताना है, यानी मोड यानी एम नॉट बताना है। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। चलो देखो ध्यान से, मोड 3 टाइम्स ऑफ मीडियन कितना है 55 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना मीन कितना है 58। अब देखो ध्यान से, 150 प्लस 15 165 माइनस 100 प्लस 16 116। आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, 15 में से 6 गया 9, ये बचा 15 में से 11 49, 49 आपका आंसर हो जाएगा। तो 49 आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, सोनी है, दूसरा है मैरी। पहले आप क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिए, देन मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। सोनी और मैरी कैन कंप्लीट ए पेंटिंग इन 4 days एंड 6 days। यानी सोनी जो है किसी टास्क पेंटिंग को 4 दिन में कंप्लीट करती है, मैरी 6 दिन में रिस्पेक्टिवली। ओके, देन वर्क ऑन द सेम पेंटिंग ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ मैरी। भाई अल्टरनेट डे काम करे, यानी पहले दिन कोई करेगा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन दूसरा, चौथे दिन दूसरा, यानी पहले दिन मैं करूं, दूसरे दिन मेरा भाई, तीसरे दिन मैं करूं, चौथे दिन मेरा भाई। ये होता है अल्टरनेट डे। लेकिन कहा गया है स्टार्टिंग विथ मैरी, मैरी से स्टार्ट होंगे, यानी मैरी पहले दिन काम करेगी, दूसरे दिन कौन सोनी, तीसरे दिन मैरी, चौथे दिन सोनी, इस तरह से। हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग, यानी कितने टाइम में पेंटिंग कंप्लीट होगा। देखो सोनी किसी काम को 4 दिन में कर सकती है, मैरी उसी काम को कितने दिनों में पेंटिंग को कर सकती है 6 दिनों में। दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क एलसीएम कितना हो गया 12। 4 से डिवाइड करोगे 12 को तो 3, 6 से डिवाइड करोगे 2, दोनों की मिला के इफिशियंसी 5। चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट डे, देखो ध्यान से, फर्स्ट डे मैरी काम करेगी, सेकेंड डे, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है मैरी से, पहले दिन मैरी काम करेगी, मैरी, दूसरे दिन कौन काम करेगा सोनी, तीसरे दिन मैरी, चौथे दिन सोनी, यानी 2 की साइक्लिसिटी बन गई। यानी साइक्लिसिटी किसकी बनी, 2 की साइक्लिसिटी बनी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इफिशियंसी क्या होता है पर डे वर्क। मैरी एक दिन में कितना काम कर रही है 2, सोनी एक दिन में कितना काम कर रही है 3, दोनों मिलाकर के कितना काम हुआ 5 काम हुआ डन। 5 काम कितने दिन में, 1 और 1 2 दिन में। 2 डेज में कितना काम डन हुआ 5 काम डन हुआ, 5 वर्क डन हो गया। लेकिन टोटल वर्क कितना था भाई, टोटल काम कितना था 12 काम, तो 12 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, देखो ध्यान से, 12 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा यही बताना है ना। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम 12, 3 2 5,
पहले कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है भाई, मैरी। मैरी ने एक दिन में 2 काम, ओके, ये 3, 2 दिन में 5 काम डन हो गया। हमें काम कंप्लीट करना है कितना, 12 काम। सबसे पहले बताओ, पहले किससे मल्टीप्लाई करूं 12 काम कंप्लीट करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 काम हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे तो कितना हो जाएगा, 4 डेज हो गया, यानी 4 दिन में कितना काम डन हो गया, 10 काम डन हो गया। देखो ध्यान से, 4 दिन में कितना काम डन हो गया, 10 काम डन हो गया। लेकिन काम हमारे पास कितना है, 12 काम। अभी भी 2 काम बचा हुआ है, और 2 काम कौन से स्टार्टिंग करेगा, मैरी से। मैरी ये 2 काम कितने दिन में कर रही है, 1 दिन में। मैरी 1 दिन में कर रही है, यानी टोटल काम ये जो 12 काम हो गया डन, डन हुआ, वो कितने दिन लगा, 4 + 1 यानी 5 डेज लगा। हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, 5 डेज। चेक कर लेना, ये 5 डेज आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा है ये, तो ये भी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं 2 फॉर्मूला बताता हूं। जैसे देखो ध्यान से, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इसको ब्रेक करके भी आना चाहिए। a³ + b³ प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 3a² + 3ab², ये रहा। अरे ये क्या हो गया, रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। डू यू वांट टू फाइंडर, नो, कैसे डील किया जाए, अपने पीसी मोड पे आते हैं हम लोग। आ गया, हमारा काम हो गया। चलिए 1 मिनट, प्रॉब्लम आ गई क्या, कैंसिल कर देते हैं। चलिए आते हैं। तो ये हमारे पास रहा a + b का होल क्यूब। उसी तरह से a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab × a - b। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होगी, इसको ब्रेक मल्टीप्लाई करोगे तो a³ - b³ - 3a²b और माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो देखो ध्यान से, अगर ये दोनों फॉर्मूला पता है, देखो कौन कौन सा, ये वाला फॉर्मूला पहला, और दूसरा कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। अगर दोनों फॉर्मूला पता है फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूले कौन से पे क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान से देखना। देख के लग रहा है अरे यार ये क्या पूछ दिया एग्जामिनर ने, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो कैसे ये दे दिया है एग्जामिनर ने, ये दे दिया है, देखो कैसे, a³। देखो इसको मैं मानूं तो a³, इसको मानूं तो माइनस का b³, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। दिख रहा है, दिख रहा है, देखो a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो ये एक्चुअल में है क्या, a - b का होल क्यूब। a कितना है 3.7, b कितना है 0.7, इसका होल क्यूब, यानी कितना हो गया 3.7 माइनस ये 3 आ गया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। देखो, तो देख के पता चलना चाहिए, आपके माइंड में हिट करना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 27। तो किस वाले फॉर्मूले पे, ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो आप क्वेश्चन फास्ट कर पाओगे। नेक्स्ट भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना सिंपल इंटरेस्ट में, SI = PRT/100, उसमें से भी जबरदस्त क्वेश्चन देखो कैसे है, वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो क्या कहा गया है, जॉनी बोरो 7,000 रुपए फ्रॉम ए बैंक। जॉनी ने उधार लिया, किस से, बैंक से उधार लिया 7,000 रुपए, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, ही पे 4,000 रुपीज टू द बैंक। 3 साल के बाद उसने 4,000 रुपया क्या कर दिया, बैंक को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस अमाउंट बीइंग इंटायरली एडजस्टमेंट, सॉरी, दिस अमाउंट बीइंग इंटायरली एडजस्टेड एज रीपेमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल बोरोड। यानी देखो ध्यान से भाई, 7,000 रुपया उसने बैंक से लिया, किस रेट, किस पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पे। 3 साल के बाद उसने 4,000 रुपया जमा कर देता है, और ये सोच के जमा कर रहा है कि वो जो उसका प्रिंसिपल था जिसने उतना उधार लिया था उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। आगे, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द बोरोइंग, ही पे इतना रुपए टू बैंक टू सेटल द अकाउंट। यानी 5 साल में, देखो एट द एंड ऑफ 5वें साल उसने क्या किया, इतना रुपए दे करके बैंक से अकाउंट को सेटल्ड कर दिया, यानी पूरा अपना पैसा चुका दिया।
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, देखो तो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, एस आई इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, पी आर टी बाई 100। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ध्यान से भाई, पहले जो ब्याज कितने पे लगेगा, 7,000 रुपया लिया था उधार 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज मिला, ये कितना ब्याज देना पड़ेगा ये पता कर लें। देखो ध्यान से, 7,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो आर मान लेता हूं, टाइम पीरियड 3/100, इतना ब्याज देना पड़ता भाई, इतना ब्याज देना पड़ता उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसने क्या किया, 7,000 रुपये में से 3 साल के बाद, ये 3 साल का ब्याज हो गया, उसके बाद उसने कितना 4,000 रुपया चुका दिया, 4,000 रुपया जमा कर दिया, तब उसका, अब उसके पास ब्याज जो उसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो किस प्रिंसिपल पे बनेगा, इस प्रिंसिपल पे, क्योंकि कहा गया था 4,000 रुपया देने के बाद जो वो उसने बोरो उधार लिया था उसमें एडजस्ट हो जाएगा, यानी 7,000 में से तो 4,000 चुका दिया, तो अब जो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट बनेगा वो इस प्रिंसिपल पे बनेगा। किस प्रिंसिपल पे बनेगा, इस प्रिंसिपल पे। अब देखो ध्यान से कैसे बनेगा, 3 साल तक यहां हो गया, अब नेक्स्ट 2 ईयर, क्योंकि टोटल 5 साल में ही चुकाया है पैसा, तो नेक्स्ट फिर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, अब इस 3,000 पे देना पड़ेगा। 3,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है आर, टाइम पीरियड 3 साल यहां पे, तो नेक्स्ट 2 साल की बात होगी, ये 2/100, यही वाला हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। तो ये 5 साल हो गया, 5 साल में टोटल इंटरेस्ट उसने कितना दिया ये पता कर लो। तो देखो ध्यान से, 7,000 रुपया उसने उधार लिया था, एक जगह उसने कितना दिया, एक जगह उसने दिया था 4,000 रुपया, और फाइनली उसने लास्ट में 5वें साल कितना दिया 4,350, यानी उसने कितना टोटल दे दिया 8,350। भाई 7,000 रुपया उधार लिया था उसने, फाइनली इतना रुपया दिया, कितने का इंटरेस्ट बना, कितने का इंटरेस्ट बना 1,350 रुपए का इंटरेस्ट बना। फाइनली 5 सालों में कितने का इंटरेस्ट बना 1,350 रुपए का। टोटल 5 साल का इंटरेस्ट, 5 साल का इंटरेस्ट हमने इक्वेट कर दिया। ये देख रहे हो, ये क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में। बहुत सारे लोगों को लग रहा था ना कि सर ग्रुप डी तो आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताऊं ऑल 47 पेपर मैंने सोल्व कराया, उसमें से भी क्वेश्चन ये अच्छे लेवल के पूछे गए, हर क्वेश्चन नहीं, जैसे 4 to 5 क्वेश्चन 25 में से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स का दिमाग हिल जाएगा, खुद से सोल्व करोगे तभी इस क्वेश्चन की अहमियत समझोगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से, 7 के 21 210 आर प्लस 60 आर इज इक्वल टू 1,350, हमें आर की ही वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 270 आर इज इक्वल टू 1,350, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5, किस में आता है परसेंट में। देखो ध्यान से भाई, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये सारी चीजें तो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया ना मैंने। मैं हमेशा वही चीज बताता हूं, वो अप्रोच जो सिंपल हो, अप्लाई हर जगह हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि ट्रिक्स नहीं, सिंपल अप्रोच, फास्ट होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हर जगह अप्लाई हो। देखो हर जगह अप्लाई हो रहा है ये। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, ध्यान से पढ़ो। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 एप्पल इज 700, 100 एप्पल का कॉस्ट कितना है 700। दे सोल्ड ए रेट ऑफ इतना रुपए पर डोजन, 1 दर्जन एप्पल का बेचा जा रहा है 96 रुपए में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो जो हमारा आर्टिकल होगा, आर्टिकल यानी जो हमारा सामान होगा, जो हम खरीद या बेच रहे हैं, उसको हम सेम बना देंगे। सेम बना के ही हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ये याद रखना, सेम बनाते हैं, यानी आर्टिकल यानी सामान को सेम करते हैं। यहां पे सामान क्या है, क्या खरीदा बेचा जा रहा है एप्पल, यानी एप्पल की क्वांटिटी, यानी एप्पल की क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा सेम, यानी एप्पल की क्वांटिटी को सेम करके ही हम प्रॉफिट या लॉस, क्वांटिटी को सेम करके ही, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, क्वांटिटी को सेम करके ही बराबर करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, खुद सोचो, समझना बात को, 100 एप्पल का कॉस्ट कितना है 700, तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा 700 बाई 100। खुद सोचो, 100 एप्पल का कॉस्ट कितना है 700, तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना हो गया 700। मैं ये निकाल लूं 12 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 84। ये 84 रुपया आया किसका, 12 एप्पल का। 12 एप्पल का, क्यों मैंने 12 एप्पल का निकाला, क्योंकि
12 एप्पल का मतलब कितना हो गया, 1 डोजन, 1 दर्जन, यानी ये कितना हो गया, 1 डोजन का कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदने वाला प्राइस 84, और बेचा जा रहा है 1 दर्जन को कितने में, 96 रुपए में। सेलिंग प्राइस 1 डोजन का, देखो मैंने बोला था ना क्वांटिटी को हम सेम करते हैं। 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस, 1 दर्जन का सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया। अब जो भी निकालना है क्वांटिटी को सेम करके हमने कॉस्ट निकाल दिया, कितने रुपए कितने रुपए, फिर उसके बाद जो पूछा जाए वो कर लो। यानी क्या पूछा जाए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछे, निकाल लो। देखो कैसे, पहले प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए रेशियो से मतलब होता है 12 7 84, 12 8 96, यानी 7 की चीज को 8 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 7 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ चुके हो ना, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, याद करो। मैं बता चुका हूं 14 सही 2/7% होता है, या 14.28% अप्रोक्सीमेट। इन दोनों में से कोई आंसर आता है, ये डेसिमल फॉर्म में है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो यही आप परसेंटेज टॉपिक जानते हो, तो कौन सा आंसर होगा, या तो ये आंसर दिया रहेगा या तो ये 14 सही 2 नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो 100/7 हो गया ना, 14 7 98, रिमाइंडर बचा 2/7, इतना परसेंट। तो आप कर लो यार, इतना थोड़े है। लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू आपको फिंगर टिप से होना चाहिए, परसेंटेज टॉपिक की यही तो ब्यूटी है। नेक्स्ट भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रूट्स आर, इसका रूट्स बताना है क्या होगा। भाई देखो कैसे करोगे डील, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 पे पावर x को मैं क्या मान लेता हूं, y मान लूं या m मान लेता हूं, m मान लेता हूं, लेट m लेट मान लिया। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, 2 पे पावर, ये देखो ध्यान से, आपको ये चीज पता है ना, एक क्या फॉर्मूला पता है होना चाहिए, a पे पावर b पे पावर c रहे तो क्या लिख सकते हो, a पे पावर b इंटू सी। ये रहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये रहे तो ये भी लिख सकते हैं। जैसे इसको देखो ध्यान से, 2 पे पावर 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 पे पावर x। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको पहले लिख दो 2 पे पावर x, और इसका स्क्वायर ही तो है, ये स्क्वायर है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहीं आ जाएगा, -10 इंटू 2 पे पावर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, 2 पे पावर x को हमने क्या माना है, m, तो m स्क्वायर -10m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना मैंने फास्ट सिखा चुका हूं, कैसे सोल्व करते हैं वो देखो ध्यान से। आपने वीडियो नहीं देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने 3 वीडियो बनाया हूं, उससे बाहर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है 90% रेलवे के एग्जाम में। अब जैसे देखो ध्यान से कैसे करते, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 16 आएगा। पहले देखो ध्यान से, यहाँ माइनस प्लस है तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस प्लस होगा, रिजल्ट दोनों पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब बात करते हैं 16 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, क्योंकि ये 16 के सामने क्या था, पॉजिटिव, तो ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो जिसका पॉजिटिव है, तो जिसका सम आना चाहिए 10 सम आना चाहिए। कैसे करोगे ब्रेक, और प्रोडक्ट आना चाहिए 16, तो 8 और 2 ही पॉसिबल है, 8 दूनी 16, 8 दू 10। बड़े वाले नंबर को यहां लिखते हैं, छोटे वाले नंबर को यहां पे, और जो m स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे भाग दे लेते हैं, तो ये रहा। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ध्यान से, m की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गया 8, दूसरा आ गया 2, ये m की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आएगा। m इज इक्वल टू क्या है, m इज इक्वल टू 2 पे पावर x, 2 पे पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया, एक बार 8, दूसरी जगह 2 पे पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर x इज इक्वल टू 2 का क्यूब, बेस से मैं तो पावर इक्वेट, यानी x की वैल्यू 3 आ गई, हाँ जी। 2 पे पावर x इज इक्वल टू 2, कुछ नहीं है तो पावर 1, बेस से मैं तो पावर इक्वेट, यानी x की वैल्यू 1 आ गया। तो यानी यही 2 रूट आ गए, x की वैल्यू 1 और 3, x की वैल्यू 1 और 3, बन गया क्वेश्चन। भाई ये कैसे मैंने किया ना, इस पे मैंने बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वीडियो बनाया हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसको जरूर देख लेना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। कहां पे जाना, एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना,
प्लेलिस्ट में फोल्डर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से उसमें टाइम एंड वर्क भी कराया गया है, आपको ट्रिगोनोमेट्री भी कराया गया है, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेगुलर पॉलीगन, एवरेज के इवन आउट कराया हूं, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन दिखिएगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी दे रखा है 7:3। द रेशियो ऑफ ए 4 ईयर एगो, बी 4 ईयर हेंस इज 2:1। देखो ध्यान से, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात करूं तो ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो भाई कितना है 7:3। तो क्या कर लो, वेरिएबल ले लो 7x 3x। क्या कहा गया है, ए का 4 साल पहले, ए का 4 साल पहले क्या होगा, ए अभी इतना है 4 साल पहले 7x - 4 होगा। बी का 4 साल बाद, यानी अभी बी कितना है 3x, 4 साल बाद कितना होगा 3x + 4, और दोनों का रेशियो कितना हो जा रहा है इज 2/1, यानी यही रेशियो कितना हो गया 2/1। ये पहला इक्वेशन है। पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 7x - 4 = 6x + 8। ये इधर जाएगा तो x, ये 8 + 4 यानी 12। x की वैल्यू हमारे पास मिल गई 12, x 12 मिल गया। अब जो क्वेश्चन कहे वो निकाल लोगे। देखो ध्यान से, प्रेजेंट एज ए का कितना होगा 7x, यानी 7 × 12, यानी कितना हो गया, रुको, ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 12 × 7, 7x है तो 7 × 12 84। बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 12 × 3 ना, 3x है तो 12 × 3 यानी 36। अब क्वेश्चन में जो कहे उसको देख लो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ए एज 4 ईयर हेंस, ए का 4 साल बाद यानी कितना हो गया 88 हो जाएगा 4 साल बाद, एंड बी 4 ईयर एगो, बी अभी इतने का है 4 साल पहले कितना रहा होगा 32, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, यही डिफरेंस चाहिए, यानी कितना हो गया 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, यानी 56 रहा डिफरेंस, 56 साल का रहा। कौन सा आंसर देख लो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से ट्राई कीजिए, पहले खुद से फिर सॉल्यूशन पे आइएगा। देखिए ध्यान से, 5 ईयर एगो द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 58। देखो ध्यान से, प्रेजेंट में मैं मान ले रहा हूं ए का एज x है, बी का एज y है। तो क्या कहा जा रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले x कितना रहा होगा x - 5, 5 साल कम रहा होगा। y कितना रहा होगा y - 5 5 साल पहले, और 5 साल पहले दोनों का सम कितना है 58, दोनों का सम कितना हो गया 58। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, यहां से क्या हो गया x + y, 5 और 5 10, 10 इधर जाके पॉजिटिव, 58 10 68 हो गया। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बी एज 8 ईयर एगो, बी का एज y है 8 ईयर एगो, y - 8, 8 साल पहले, ए का एज 8 साल बाद, ए एज 8 ईयर हेंस, अभी ए कितना का है x 8 साल बाद, x + 8 आगे, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 16, डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना है 16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, यानी x और y का रेशियो चाहिए हमें। क्या चाहिए प्रेजेंट एज x और y का, यही रेशियो चाहिए। किसका चाहिए x और y का रेशियो। पहले x और y निकाल दें, देखो कैसे निकालोगे। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो y - 8 - x - 8 = 16, y - x = 8 8 16, 16 और 16 32 इधर हो जाएगा, तो ये रहा, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड रहा। अब देखो ध्यान से, x + y, इन दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूं। ऐड करोगे तो क्या होगा, +x से -x कैंसिल, y 2y = यहां पे देखो ध्यान से 68 32 कितना हो गया 100 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई हमारे पास 50। अगर y की वैल्यू 50 है, देखो ध्यान से, y की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू, अगर y 50 है इधर जाएगा 68 - 50, यानी x की वैल्यू 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 18। अब जो चाहिए था हमें, रेशियो चाहिए x और y का, x और y के एज प्रेजेंट का। x है 18, y है कितना 50, रेशियो 2 से काटोगे 2 से 9, 2 से 25, तो 9:25 आपका आंसर हो जाएगा। 9:25, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने सेट 1, जो सेट 1 हमारा जो होता है वो होता है फिनिश। टोटल सेट हम करने वाले हैं 99 सेट्स।
विल बी डन करेंगे हम लोग। ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे चैनल पे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब देखो ध्यान से यार, इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए ईमानदारी से, नो फालतू बकवास, ओनली स्टडी, पढ़ाता हूं चला जाता हूं, आपको भी पता है मैंने कई बार ये बात बोल चुका हूं। तो मेहनत को तो कम से कम, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताओ कि ये सीरीज से कितना हेल्प मिला, यानी ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं। वीडियो को जितना से ज्यादा ऑनेस्टी, देखो यहाँ पे ऑनेस्टी की बात है, अगर आपको सच में मेरे वीडियो से फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो वीडियो को यार। अच्छे चैनल की कंटेंट की कदर करो, ताकि टीचर को भी मोटिवेशन मिले और टीचर भी आपको प्रॉपर अपना काम करे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, कि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ क्वेश्चंस चाहिए, पीडीएफ क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको क्या कंप्लीट करा चुका हूं, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था रिसेंटली 2025 वाला, जिसमें टोटल 47 पेपर हुए थे, ये सारे के सारे पेपर की मैं वीडियो सॉल्यूशन एज वेल एज पीडीएफ नोट सॉल्यूशन भी करा चुका हूं। पीडीएफ नोट सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन के लिए क्या करो, यूट्यूब पे सर्च कर लो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, सर्च करने के बाद मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में चले जाना है, फोल्डर बनाया गया है इसका स्पेशली, जिसमें 47 पेपर मैंने सोल्व कराए हूं, उसको देख लीजिएगा। आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और एक आप रिसेंट पेपर भी सोल्व कर लेंगे। और ये पेपर तो हम लोग चला ही रहे हैं कि सेट वन जो है हमारा कंप्लीट होता है, पेपर 1 कंप्लीट होता है टोटल 99 में से पेपर में से। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।